हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका आपका सेकंड लेक्चर जो डाल दिया था वो आपका डायमेंशनल के कुछ टॉपिक डाले गए थे। और डायमेंशनल में आपके बारे में उसमें जो बताया गया था कि यूनिट से कैसे डायमेंशन बनाई जाती है या फार्मूले से कैसे डायमेंशन निकालते हैं, उस सबको आपको उसमें देखा गया होगा आपने कि कोई भी अगर हमें एरिया दे रखा है तो उसका मीटर स्क्वायर होता है तो उसको L2 लिखते हैं, L की पावर 2 लिखते हैं, या एक वॉल्यूम है तो L की पावर 3 लिखते हैं, या स्पीड या वेलोसिटी है तो LT-1 लिखते हैं। ये सब डायमेंशन उसमें हमने बताई है कि कैसे किया जाता है, पुराने लेक्चर में आप उठा के देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे जिसमें हमने ये भी बताया था कि डायमेंशनल या यूनिट जो होती हैं आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो पाती हैं जब सेम यूनिट की हों, यानी कि अगर एक ही यूनिट के होंगे तभी आपस में ऐड होंगे। जैसे अगर कह दिया गया कि V = AT + B, तो जो V की यूनिट होगी वो AT की भी होगी प्लस B की भी होगी। सिंपल सी बात है, अगर हमने कह दिया पे A = B + C, तो ये इनकी जो यूनिट होगी और इसकी जो यूनिट होगी ये ऐड होके तब इसकी यूनिट बनती है। सेम यूनिट वाले ही आपस में मिलकर बना पाते हैं। किलोग्राम प्लस किलोग्राम करके तभी हम किलोग्राम की यूनिट में निकाल पाएंगे, सेकंड प्लस सेकंड करके तभी हम सेकंड की यूनिट में दे पाएंगे। लेकिन अगर किलोग्राम प्लस सेकंड लिखा हो तो जोड़ के नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेम यूनिट वाले ही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। ये पुराने लेक्चर में हमने बताया था, उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि कैसे डायमेंशन निकाली जाती है। कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि V = AT² + BT + C और पूछ लेता है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की डायमेंशन क्या है, तो बारी बारी कैसे निकाली जाती है पुराने लेक्चर में आपको सब उसमें मिल जाएगा, उसको आप देखिएगा। उसके बाद कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी इसके कराए थे कि अगर मान लिए कि कोई यूनिट दे दी गई नंबर के साथ और कहा कि इसको चेंज कीजिए, दूसरे में कन्वर्ट कीजिए, दूसरी यूनिट में चेंज कीजिए, तो कैसे इसको किया जाता था, उस पर एक सवाल भी कराया था। उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज भी करा देंगे। तो उसी को टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और बाकी के जो इसके बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आज हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। तो पुराने में थोड़ा सा एक पहले रिवीजन कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बताया था कि F = VT AT² + BT + C, where F is force, F एक फोर्स है एंड T इज टाइम। ठीक, यानी F जो है इसका फोर्स है और T क्या है इसका टाइम। तो इस समय इसका अगर कहा जाए कि डायमेंशन फाइंड कीजिए, किसकी A, B और C की डायमेंशन को निकालने को कहा जाएगा, तो लिखते कैसे, सोल्यूशन जब शुरू करते हैं तो लिखते हैं डायमेंशन ऑफ F = डायमेंशन ऑफ, पहले किसको ले लेंगे AT, क्योंकि अभी आपको बताया था कि सम जो जुड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी हो पाएंगे जब सेम यूनिट के हो, यानी जो इसकी यूनिट होगी वही पूरी इसकी भी यूनिट होगी और इसकी भी यूनिट होगी और ये भी होगी। अब यहाँ पे F = AT² लिख दिया था। F की डायमेंशनल क्या होती है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन पढ़ा गया है MLT-2 होती है। A की डायमेंशन मालूम नहीं है, लेकिन इसकी डायमेंशन T की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि टाइम है, टाइम की T होती है, इसकी पावर 2 लिखा हुआ लगा दिया। अपॉन में लिया है तो MLT-2 अपॉन में T की पावर 2, और यहाँ A डायमेंशन ऊपर आ गई तो लिखा जाएगा MLT की पावर -4, यानी T-4 = A। A की डायमेंशन ये हो गई। इसी तरह अगर हमें B की डायमेंशन निकालना होगा तो B को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ F = डायमेंशन ऑफ BT। जैसे AT था वैसे BT, इसको देख लीजिए। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स की डायमेंशन ये होती है MLT-2, A रहेगी क्योंकि A की डायमेंशन फाइंड करनी है। T की पावर 2 हो गया, इसको नीचे ले आए, इसकी पावर ऊपर ला के माइनस किया जाएगा क्योंकि +2 ऊपर आके -2 हो जाएगा तो -4 हो गया। सेकेंड BT की निकालनी है, यानी B की निकालनी है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे BT। अब ये क्या हो गया, T हो गया, यहाँ पे B हो जाएगा, ये B हो जाएगा
और ये आपका t हो गया, यानी ये ऊपर आके क्या हो गया, t की पावर -3। किसकी डायमेंशन हो गई, ये b की डायमेंशन हो गई। थर्ड पे आ जाए, c की डायमेंशन, तो c की डायमेंशन वही होगी जो आपकी f की होगी, क्योंकि दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, इसमें कोई t भी नहीं लगा हुआ है। तो अगर c की डायमेंशन लिखना होगा तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ f इज टू डायमेंशन ऑफ c, यानी mlt-2 इक्वल टू c। ठीक, इस टाइप से सबकी डायमेंशनल फाइंड कर ली जाती है। चलिए नोट कर लिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने डायमेंशन भी करवाई थी जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, जैसे p वंडरवाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग p प्लस a/v² v माइनस b इक्वल टू rt। पुराने लेक्चर में उसको मिल जाएगा, वो सब डायमेंशन निकालने सिखाई गई है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए ठीक, अब अगले पे आए, आगे की बात की जाए थोड़ी सी। यूनिट जो होती हैं वो मेन आपकी कह सकते हैं 4 पार्ट में बढ़ जाती हैं, या एक यूनिट आपकी कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं MKS, एक होती है CGS और एक होती है आपकी FPS और एक होती है SI यूनिट। ठीक, MKS यूनिट जो होती है वो क्या है, M यहाँ पे मीटर का काम करता है। M को हम लोग यहाँ पे मीटर कहते हैं, यानी मीटर में होती है। K जो है वो किलोग्राम होता है और S जो होता है वो सेकंड होता है। ठीक, इसकी बात की जाए तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर होता है, ये आपका ग्राम हो जाता है और ये आपका सेकंड हो जाता है, ये सेकंड ही है। F का मतलब फुट, ये भी लेंथ में होता है, और ये होता है पाउंड, ये वेट के लिए होता है, ये आपका सेकंड हो गया। SI यूनिट जो होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम होती है। सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं कि ये MKS की जो है ही यूनिट होती है, बस इसी का पार्ट होता है, यानी SI यूनिट भी कहा जाएगा तो MKS में ही चेंज करके बताना। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो मेन इसकी इम्प्रूव लिमिट है जो कि MKS की होती है। SI जो है MKS की इम्प्रूव लिमिट होती है। तो ये इसी के पार्ट की कहलाती है। इन्हीं 4 में हमारा होता है। अगर MKS दिया गया है, CGS दिया गया है, FPP दिया गया है, SI दिया गया है। अच्छा, होता क्या है, न्यूमेरिकल जो बनते हैं, हमें कोई क्वेश्चन दे देगा CGS के साथ में नंबर को और कह देगा इसको कन्वर्ट MKS में कीजिए, या कह देगा SI में कीजिए। अगर CGS में देने के बाद MKS में कह दे या SI में कह दे तो बात एक ही है, MKS में इसमें भी निकालते हैं और इसमें भी निकालते हैं। दूसरी चीज, अगर CGS देने के बाद इसमें भी चेंज करने को कह सकता है, यानी इसमें चेंज करना। इसी तरह उल्टा भी चेंज किया जा सकता है। कोई भी आपस में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा कि कन्वर्ट कीजिए कि किसी यूनिट को किसी में चेंज करने के बाद उसके नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितना गुना हो जाएगा, वो कितना कम हो जाएगा, ये सब इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी इस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर इसके बाद आगे पार्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। नोट हो गया? अब आपका क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन इस पे किया जाए। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, गिवन द वैल्यू ऑफ G
इन CGS सिस्टम में दिया गया है इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। कैलकुलेट इट्स वैल्यू SI यूनिट। अब इसके हिसाब से इसके स्टैंडर्ड SI यूनिट में चेंज करना है, यानी SI यूनिट जो होती है वो MKS के पार्ट की होती है, तो जैसे दी जाएगी उसके हिसाब से चेंज करेंगे। अब इसको हम लिखते क्या हैं, देखो यहाँ पे हमें पूरी वैल्यू ये दी गई है, इसको हम N1 लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन शुरू किया, लिखा N1 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये हमारा N1 है। ये इसके साथ लगी हुई जो यूनिट होगी वो, ये अगर N1 है तो लगी हुई U1 होती है, तो U1 क्या हो गई आपकी, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2, ये हमारी इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, यानी अब इसको ऐसे भी सकते हैं, ग्राम की पावर 2, G की पावर 2। अच्छा, ये ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या, हमें N2 को फाइंड करना है, N2 निकालना है, यानी इसके साथ किस यूनिट में निकालना है, तो SI यूनिट चेंज करना होता है CGS के ही अकॉर्डिंग, यानी U2 इक्वल्स टू जो डाइन है, डाइन को चेंज करती है SI यूनिट न्यूटन में, हमें न्यूटन में चेंज करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है यानी मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ग्राम लिखा हुआ है यानी केजी स्क्वायर में चेंज करना है। ये इसकी SI यूनिट हो गई। ये इसकी CGS में है, ये CGS में है, तो ये किस में जा रही है, SI या MKS भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी SI स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। U1 U2 N2 को फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N2 इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, N1 U1 अपॉन U2। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 इक्वल्स टू N1 को N1 ये भी रहने दो, या वैल्यू रख देना चाहते हो तो रख लो। क्या है वैल्यू, 6.67 इंटू 10 की पावर -8। U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 हमारा हो गया पूरी वैल्यू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, या एक काम करें आप, पहले N1 यहाँ पे लिख दिया 6.67 इंटू 10 की पावर -8। U1 की जो यूनिट है वो लिख दिया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर। N2 लिखा यहाँ पे, U2 की वैल्यू क्या दी गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का स्क्वायर। पलट दे इसको, 6.67 इंटू 10 की पावर -8। डाइन को डाइन रहने दिया, डाइन के नीचे लिख देंगे न्यूटन को, एक ब्रैकेट में जो एक सेम यूनिट के होंगे, डाइन के नीचे लिखा गया न्यूटन। और फिर जो है मीटर है, से यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो सेंटीमीटर के नीचे लिखा गया मीटर। और दोनों की पावर क्या है, इसकी पावर भी 2 है, यहाँ पे इसकी पावर भी 2 है, ये 2 लिखा गया, अपॉन में ही तो ला रहे हैं। केजी ऊपर चला गया है, तो केजी अपॉन जी का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, N2 हो गया। ठीक, तो ये आप नोट कीजिए, पहले नोट हो गया। चलिए ऊपर की वैल्यू मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए फिर से सुन लिए, इसमें क्या किया है, ये N1 दिया था तो N1 को रखा गया है, इसके साथ U1 की लिमिट ये दी गई है, यूनिट ये दी गई है। N2 फाइंड कर ले रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, U2 को U1 के अकॉर्डिंग चेंज कर लें, यानी इसको चेंज करना है SI में, तो ये डाइन है तो इसको न्यूटन बना दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बना दिया, ग्राम की पावर -2 है तो किलोग्राम की पावर 2 लिख दिया, यानी अपॉन में लाने पर 2 हो जाएगी। अब इसको N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 होता है। N1 की वैल्यू N1 की यहाँ रखा है, U1 की वैल्यू रख दिया गया, N2 फाइंड करना है, U2 लिखा और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डाइन के नीचे न्यूटन को लिया है, सेंटीमीटर के नीचे मीटर आ जाएगा और किलोग्राम ऊपर आ गया, यहाँ पे N2 आ गया। अब क्या किया जाए, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। क्या आया हमारा, N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8 है। एक यहाँ न्यूटन है, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, या एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं,
एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻5, यह लिख लेना, कहीं याद रखना ये 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻5। अब इसको निकाल देंगे न्यूटन। तो ये हो गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दिया, नीचे जो मीटर है वो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ये भी हो गया, पावर 2 हो गया। किलोग्राम है, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, अपॉन में जी खाली लिख देते हैं और नीचे भी जी, ऊपर क्या हो गया 2। अब न्यूटन से न्यूटन चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, ग्राम से ग्राम चला गया, बचा क्या 6.67 10⁻⁻8 10⁻⁻5 1/10⁴, क्योंकि 2 है यहाँ पे, इसकी पावर 4 हो गया, और यहाँ पे 10⁻3 था और ये 2 है तो ये 6 हो गया। सबको एक साथ लिख दें, 6.67 10⁻⁻8 -5 -4 +6, यानी टोटल जोड़ के आगे 6.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जा रहा है ये 17 में से 6 गया -11, ये हमारा N2 आ गया। यानी अब लिखना है हमें क्या N1 U1 = N2 U2, चेंज करके जो बना है हमारा वैल्यू क्या आया आंसर, तो N1 U1 = N2 U2। N1 कितना था, N1 था 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर, ये यूनिट थी। चेंज होके क्या बने 6.67 इंटू 10⁻11, ये -8 से -11 यूनिट क्या हो गई इसकी, अब चेंज होकर न्यूटन रखने पे आई माइनस यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर MKS में चेंज हुई, अपॉन में kg का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया कन्वर्ट होने के बाद। ठीक, चलिए नोट कर लिए। एक और कर लीजिए इसको, चलिए। हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल, कितने अर्ग होते हैं 1 जूल में। यानी जूल जो यूनिट है वो आपकी किसकी है, वो आपकी वर्क डन की है, ठीक, या एनर्जी की है। और उसको कहा गया है जो ये यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है, यानी MKS की में बनती है। अर्ग में जब चेंज करते हैं हम, तो ये अर्ग जो यूनिट होती है वो हमारी होती है CGS की, यानी MKS से चेंज करके CGS में लाना है। 1 जूल दिया गया है। सॉल्यूशन शुरू किया जाए। पहले N1 जो दे रखा है वो 1 है, यहाँ पे 1, और यूनिट जो दी गई है वो जूल। ये आपका U1 जो है वो जूल है। N2 को फाइंड करना है, और U2 जो है वो आपका है अर्ग। अब U1 और M1 होगा क्या, यूनिट में चेंज किया जाएगा। सबसे पहले ये इसके साथ जूल में होने का मतलब है जो इसकी यूनिट होगी वो CGS में होगी, ये MKS में होगी। इसकी यूनिट MKS में होगी और इसकी यूनिट जो होगी वो CGS में होगी। जूल यूनिट होती है वर्क डन की। वर्क डन में अब क्या है, अगर U1 को देखें इसका फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्म से देखें तो वो होगा mL2T-2, ठीक। U2 को देखेंगे, अच्छा इसमें 1 लगा देना है क्योंकि U1 है। U2 को देखें तो हो जाएगा हमारा M2L2T2-2। भाई एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वही लिखा है। अब है क्या, यहाँ पे लिख दिया U1 जो है हमारी MKS में है और U2 जो है हमारा वो CGS में है। यानी जो इसका मीटर है, ये आपका मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, तो मास इसका किलोग्राम में दे रखा है। MKS लिखा है ना, MKS, तो ये किलोग्राम में दे रखा है। यानी M1 आपका जो है वो kg में है।
लंबाई इसकी जो लेंथ दी गई है वो आपका L1 जो है वो किस में आपका है, मीटर में है, ये m लिखा हुआ है। टाइम को दे रखा है सेकंड में। U2 पे आ जाए, यहाँ पे CGS है, यानी जो इसका मास है, जो इसका M2 है वो ग्राम में है। जो लेंथ है C लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर में है। और T2 जो है वो यहाँ पे भी सेकंड था, यहाँ पे भी सेकंड है, ये सेकंड में है। ठीक, अब लिखना है क्या, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 आपका जो आया है वो 1 है, यूनिट में लिखेंगे M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2 इक्वल टू N2 फाइंड करना है, M2 L2 की पावर 2 माइनस T2 की पावर -2। ये सब हो गया। यानी N2 इक्वल्स टू अगर चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं M1 अपॉन, यहाँ पे N1 के साथ लिख देना, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 की पावर 2 और T1 अपॉन T2 की पावर -2। ये इसका बनेगा। अब इसी में इसका आंसर निकालने की कोशिश की जाए, यानी N1 जो होगा N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1, यहाँ 1 पुट कर दिया। M1 जो आपका केजी में लिखा हुआ उसको केजी में लिख दिया, M2 जो ग्राम में लिखा हुआ उसको ग्राम में लिख दिया। सेकेंड पार्ट पे आ गए इसके, लेंथ में L1 किस में दे रखा है मीटर में, वो मीटर में लिखा। ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में MCM भी लिख सकते हो। T1 T2 दोनों सेकंड दे रखे हैं, तो ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है की पावर, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर -2 है। ठीक, अब केजी को चेंज किया, केजी कितने ग्राम होते हैं तो कहोगे 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर की पावर 2। सेकंड वैसे ही कट गया, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रही। अब ग्राम कट गया, सेंटीमीटर 1000 है और ये 10 की पावर 4 हो गया, यानी 10 की पावर 7 आ गया। N2 की वैल्यू 10 की पावर 7। तो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 क्या था 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये होता है 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक, इसी टाइप से आपके निकाले जाते हैं न्यूटन के और डाइन के बीच में, कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है। चलिए नोट कर लिए। नोट हो गया। हाँ, तो इसका क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन इसका, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r with angular velocity omega, find expression for centripetal force F acting on its using method of dimensional analysis। यानी हमें इनके फोर्स के साथ जो इनको डिपेंडेंट बताया गया है, मास को बताया गया है, रेडियस को बताया गया, सर्किल रेडियस को बताया गया है और एंगुलर वेलोसिटी को, उनके बीच में पूरा फॉर्मूला रिलेशन बताना है कि क्या निकलेगा। तो पहले हमने बताया फोर्स जो है मास के प्रोपोर्शनल ऐसे रख लिया, फोर्स जो है आपका यहाँ पे फोर्स जो है आपका मास के साथ रख लिया, फोर्स जो है रेडियस के साथ कर दिया, फोर्स जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रख दिया, इसकी पावर A B C मान लिया, ये रिलेशन ले लिया गया। अब सबको एक साथ ले लिया गया, यानी F प्रोपोर्शनल M की पावर A R की पावर B ओमेगा की पावर C,
ये बनाया। प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ पे हम k लिख देते हैं, k m की पावर a r की पावर b ओमेगा की पावर c। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब डायमेंशन पुट करते हैं, दोनों साइड डायमेंशनल पुट करते हैं। इसका फोर्स का डायमेंशनल होता है mL/t-2। चलिए हो गया। k इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डायमेंशनल कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू को कोई नहीं होता है, वो एक सिर्फ नंबर है। m मास के डायमेंशनल m होगी, इसकी पावर है। r के डायमेंशनल यानी लेंथ l होगी, इसकी पावर b। और टाइम यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशनल जो होती है वो t की पावर -1, t की पावर -1। ये इसकी यूनिट जो होती है रेडियन पर सेकेंड होती है, लेकिन डायमेंशनल जो होती है ओमेगा की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट तो होती है इसकी क्या, रेडियन पर सेकेंड, लेकिन जो इसकी डायमेंशनल होती है वो आपकी क्या होती है, t की पावर -1 हो रखा, पावर c। अब यहाँ पे mL/t-2, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c लिख दिया। इनको जब इसमें कंपेयर किया आपस में, मास को मास के साथ कंपेयर किया, यानी m की पावर a = m की पावर 1, a = 1 आ गया। फिर l की पावर b = l की पावर 1, दोनों लेंथ को कंपेयर किया तो b की भी डायमेंशन 1 आ गई। फिर t की पावर -2 = t की पावर -c है, यहाँ पे -2, यानी c की डायमेंशन क्या आ गई, 2 आ गई। ABC की आ गई वैल्यू, हमें ABC की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू ऑफ A, B एंड C पुटिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट, यानी F = K m की पावर A था और R की पावर B और ओमेगा की पावर C, तो F = K m की पावर 1, r की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2, यानी F = आ गया k m r ओमेगा स्क्वायर। k = अगर 1 मान लोगे तो F = m r ओमेगा स्क्वायर, इसकी रिलेशन आ गया फोर्स का, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नोट कर लिए। हाँ पूरा रहा है। चलिए अच्छा, अगर रिलेशन ऐसे यहाँ पे आप इसमें बता दिए गया, मास r और रेडियस और ओमेगा के साथ है। अगर लीनियर वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन पूछ लिया गया होता तो कहता है लीनियर वेलोसिटी, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही क्वेश्चन अगर हमें मान लिया कह दिया होता कि लीनियर वेलोसिटी के साथ बताइए, यानी इसका v रख देते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला इसका ये होता है F = mr ओमेगा स्क्वायर, आगे पढ़ोगे अभी, और दूसरा फार्मूला होता है mv²/r, सेंट्रीपेटल फोर्स का ये दूसरा फार्मूला लीनियर वेलोसिटी के साथ ये होता है। यानी अब सेकंड फार्मूला अगर हमें लीनियर वेलोसिटी के साथ प्रूफ करने को कह रहा है, ये लाने को कह रहा है, तो कैसे करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे। मास को लिया A B C ले लिया, जहाँ पे आपका ये ओमेगा था वहाँ पे बस v रख दिया। v रखने के बाद अब इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे LT-1 हो गई। जब ये LT-1 हो गई तो यहाँ पे L की पावर क्या हो जाएगा, B + C, क्योंकि इसकी पावर B भी मिल रही, इसकी पावर C भी मिल रही है, T की पावर -C। कंपेयर किया गया, यहाँ पे कंपेयर करने पे इसकी वैल्यू क्या बनी आपकी, कंपेयर करने पे एक को देखो यही मिल गया हमारा, m की पावर a, m की पावर 1 ही मिल जा रहा है। दूसरा फॉर्मूला अगर देख रहे हैं L की पावर B + C है, तो L की पावर क्या मिल जा रहा है, 1, तो B + C = 1 हो गया। थर्ड फॉर्मूले को देखा जा रहा है T की पावर -, यानी इसको सेकंड इक्वेशन बना लेना, फर्स्ट तो बनी हुई है,
टी की पावर माइनस सी इक्वल्स टू लिखा और यहाँ पे टी की पावर -2 है, तो सी की आ गई 2, C2 आ गया है। अब सी की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, वैल्यू ऑफ सी पुटिंग इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, तो b प्लस 2 इक्वल्स टू 1, यानी b की आ गई -1। अब a b c आ गए, सब आ गए, इन तीनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी वैल्यू ऑफ यहां कहाँ हटेगा, चलिए डायरेक्ट लिख देंगे, ए बी सी की वैल्यू जो है पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी f इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इक्वल टू m की पावर a है, r की पावर b है, v की पावर जो है c था, तो लिखा f इक्वल टू m तो आपका 1 आ गया, r 1 आ गया, v जो हो गया -1 आ गया, m 1 है, r -1 है और v 2 है, यानी फॉर्मूला प्रूव हो गया है mv। अच्छा, इसमें k भी चल रहा था ना, तो k के साथ भी लिख देना यहाँ पे, k को तो बाद में वन करेंगे, तो f इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r, k को 1 कर दिया तो f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r आ गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कर लिए। नोट हो गया। एक और दिया गया है, अज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन अप्लाइड लोड F, फर्स्ट कंडीशन का आ गया अप्लाइड लोड F, सेकेंड कंडीशन लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट M, प्रूव दैट न्यू इक्वल टू 1 अपॉन L अंडर रूट में F अपॉन M। यानी इसमें कहा गया है कि आपका जो एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है उस पर लगने वाले फोर्स पे, उसके लेंथ पे, उसके मास पे, तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, फार्मूला लाना है। कैसे, पहले जिसके ऊपर साथ डिपेंड है उसकी बात की जा रही है कि मास पे साथ डिपेंडेड है, फोर्स के साथ डिपेंडेड है और लेंथ के साथ। तो न्यू फ्रीक्वेंसी से डिपेंड किया गया इसमें सॉल्यूशन में, न्यू इक्वल टू या न्यू प्रोपोर्शनल, पहले F लिख ले रहे हैं, न्यू प्रोपोर्शनल M लिख लिया, न्यू प्रोपोर्शनल L लिख लिया, ये तीनों को लिखा। अब तीनों को एक साथ लिख दिया, न्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनल, इसकी पावर A मान लेना, B मान लिया और C मान लिया, F की पावर A, M की पावर B और L की पावर C। न्यू इक्वल टू K, M की पावर F की पावर A, M की पावर B, L की पावर C। अब दोनों के डायमेंशन लिखें, इसकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t की पावर -1 होती है, t की पावर -1, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशनल वही आपकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल। k की कोई डायमेंशनल नहीं, k कांस्टेंट वैल्यू है, फोर्स की डायमेंशनल mL t-2 होती है, फोर्स की डायमेंशन ये होती है, a लिखा। m की डायमेंशनल जो होती है मास पर यूनिट कहा गया, क्वेश्चन में देखना लिखा हुआ मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ में mL-1 लिखते हैं। अगर पर यूनिट लेंथ लिख दिया गया है तो लेंथ से इसको मास को डिवाइड करके इसके डायमेंशन में लिखा जाता है। ये B हो गया और साथ में फिर L दे रखा है, वो L क्या हो गया आपका, लेंथ है, वो C हो गया। अब इसको कंपेयर करने के लिए चाहो तो इधर M की पावर 0, L की पावर 0 और T की पावर -1 कर देना, यहाँ पे वैल्यू रखा जाए M की पावर A, L की पावर A, T की पावर -2A,
सेकेंड पार्ट में आ जाए, m की पावर b l की पावर माइनस b l की पावर c। अब जरा सही से लिख दिया जाए, m 0 l 0 t की पावर -1 हुआ है इज इक्वल टू m की पावर a प्लस b, m की पावर a प्लस b, मास को एक पास लिख दिया, लेंथ को लिख लेंगे l की पावर a माइनस b प्लस c और t को लिख देंगे -2a। ठीक, कंपेयर किया गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाए रहना। कंपेयर किया गया, m की पावर a प्लस b इक्वल्स टू m की पावर 0 है, यानी a प्लस b इक्वल्स टू आ गया 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सेकंड पे आ गए, l की पावर a माइनस b प्लस c है और l की पावर 0 है, तो a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0, थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर ला जाए, t की पावर -2a इक्वल्स टू t की पावर -1, -2a इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, a आ गया, a की डायमेंशन आ गई, क्या आ गई, 1/2। a की आ गई तो b निकाल लेंगे, a की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में देंगे, वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, यानी a प्लस b इक्वल्स टू 0, 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी b की वैल्यू आ गई -1/2, ये b की भी वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू आ गई तो a और b की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन थर्ड, जिससे हमारे c भी निकल आए, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू आई है -1/2 है, माइनस का 1/2 है, प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी c की वैल्यू आ गई -1, ये c आ गई, ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक, जब ये सब वैल्यू आ गई हैं तो इनको अब पुट करेंगे जो आपकी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन दी गई थी, वैल्यू ऑफ a b एंड c पुटिंग इन इक्वेशंस फर्स्ट। पहली इक्वेशन इसकी क्या है, न्यू इक्वल्स टू हमने पढ़ा है k, इक्वेशन फर्स्ट में f की पावर a, m की पावर b और l की पावर c, न्यू इक्वल्स टू k, f की पावर 1/2i है, m की पावर -1/2 और l की पावर -1, यानी न्यू इक्वल्स टू k अपॉन l हो गया और अंडर रूट में f अपॉन m आ गया। ये k के साथ में इसका आ गया, जब कांस्टेंट वैल्यू के साथ में। दूसरा, इसको जो है अगर देखा जाए, k इक्वल्स टू अगर 1/2 रख देंगे, k इक्वल्स टू 1/2 हाफ सर्किल 1/2l अंडर रूट में f अपॉन m, ये इसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, जो मेन फॉर्मूला होता है। तो इस टाइप से इसके जो डायमेंशनल के फॉर्मूले होते हैं, रिलेशन के साथ में जो दिया जाता है, जिसके साथ रिलेशन दिया जा रहा है कि ये इसके ऊपर इतना डिपेंड करता है, इसके साथ डिपेंड करता है, सबको एक साथ लेके एक प्रपोर्शनल में बना लेते हैं कि एक प्रपोर्शनल में लिख लिया गया, बारी बारी किसी की पावर a b c रख दिया गया और सबके डायमेंशनल पुट कर देंगे सिर्फ k को छोड़ के, क्योंकि k एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी कोई नंबर रहता है, वो उसको हमें छोड़ देंगे। बाकी हम जिसके साथ रिलेशन कहा गया है उसका भी डायमेंशनल रखेंगे, बाकी इन सब के डायमेंशनल रखते चले जाएंगे और डायमेंशनल रखने के बाद आपस में कंपेयर करके a b c जितने भी इसकी पावर है उनकी लिमिटें निकालने, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू उठा के फिर उसी फॉर्मूले में जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बनाए रहेंगे उसमें पुट कर देंगे, उनके बीच में रिलेशन आ जाता है। इस टाइप के सारे सवाल इसके डायमेंशनल के हैं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं कि इनके साथ ये रिलेशन है, इसके साथ ये किया जाता है तो क्या होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये टॉपिक आपका डायमेंशन वाला आज कंप्लीट हो गया है।
बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।